हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक पाठशाला में। हम लोग आज बुक का जो अभ्यास है पेज नंबर 15 का, उसमें का 2 क्वेश्चन देखेंगे। फिर आगे जो है वो एक और क्वेश्चन है जो आपके बुक में जो पूर्णतः जहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया गया है उसका क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। और फिर से एक क्वेश्चन देखेंगे कि लोहे को पेंट क्यों करते हैं। ये आपका 3 क्वेश्चन है जिसको कि हम लोग देखेंगे। 3-4 क्वेश्चन है जिसको आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आपको पेज नंबर 6 का और पेज नंबर क्या कहते हैं कि एक और बताए थे। तो इस वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से आपको हिंदी में कोई रासायनिक अभिक्रिया दिया होगा, आप उसका रासायनिक सूत्र लिख करके किस प्रकार से आप उसको संतुलित करोगे, ये प्रक्रिया हमने बता दिया था। और इस वीडियो में हम आपको पेज नंबर 15 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको बताएंगे, जो कि इस क्वेश्चन में कहा है कि आपका जो क्रियाकलाप 1.10 है उससे आप क्या करोगे, भिन्न 1.10 जो आपका क्रियाकलाप है उससे अलग आप एक प्रकार का द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि आप जो क्रियाकलाप 1.10 है, ठीक है, तो उससे अलग आप एक द्विविस्थापन का उदाहरण देंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 है वो तो आपके बुक में है। फिर आपको हम क्वेश्चन नंबर का जो क्रियाकलाप 1.10 है वो दिखा रहे हैं। आप देख रहे हो ये है, ठीक है, आपको दिख रहा है कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ है। तो इससे अलग हमको इसी प्रकार का एक द्विविस्थापन करना है, मतलब किसी और का यौगिक लेकर के रासायनिक अभिक्रिया करा के एक द्विविस्थापन दिखाना है हमको, ठीक है। तो इसको देखेंगे। इसको देखने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन, जो आने वाला अपडेट है आपको मिलता रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए। अब देखते हैं हम लोग कि इसको किस प्रकार से द्विविस्थापन का उदाहरण देंगे, ठीक, ओके। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। ये कहा है कि आपका क्रियाकलाप (1.10) से भिन्न द्विविस्थापन, ठीक है। द्विविस्थापन क्या करना है आपको, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण देना है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। ये आपसे कहा है, आपको हमने क्रियाकलाप 1.10 दिखाया कि ये है, इससे अलग हमको एक अलग क्या करना है, अलग प्रकार से द्विविस्थापन को दिखाना है। तो हम क्या करेंगे कि लेड नाइट्रेट को HCl से करवा देते हैं, क्योंकि ये 2 हैं और इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों के आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। तो हमको 2 यौगिक लेकर के दोनों का क्या करना है, आदान प्रदान करा देंगे या दोनों का जब विस्थापन करा देंगे तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। मतलब जो आपको क्वेश्चन क्रियाकलाप 1.10 में दिया है उससे उसको छोड़ के कोई दूसरा यौगिक लेकर के आपको दिखा देना है, ठीक है। तो चलिए हम उसको देखते हैं। तो आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं PbNO3 के साथ HCl, चूंकि
पीबी की जो चार्ज होता है, ठीक है, पीवी का जो चार्ज होता है वो 2 होता है, इसीलिए यहाँ 2 हो जाएगा, आदान प्रदान, मालूम है ना। और ये HCl, H का भी 1 और Cl का भी 1, तो कट गया आपस में, तो केवल HCl। अब अभिक्रिया होगी तो क्या हो जाएंगे, देखेंगे ये क्या हो जाएंगे, तो ये Cl इसके पास हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लेड क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेड क्लोराइड हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, PbCl2 कर देगा, ठीक है, PbCl2 हो जाएगा। अब 2 क्यों होगा, क्योंकि लेड का +2 होता है, इसका -1 होता है, तो 2 वाला इधर 1 वाला इधर, 1 लिखेंगे नहीं, इसीलिए क्या होगा, PbCl2 हो जाएगा, ठीक है। हो गया। और साथ में अब कौन बचा है, आपका H बचा है और NO3 बचा है, H बचा है और NO3 बचा है। तो ये किस प्रकार से होगा, आप देखो, H और NO3 को एक पास करेंगे तो HNO3, ये आपका हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। ये नाइट्रिक अम्ल, ये लेड क्लोराइड, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, और ये लेड नाइट्रेट, इनका नाम है, नाम लिख देते हैं। लेड नाइट्रेट प्लस ये कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह लीजिए या हाइड्रोजन क्लोराइड कह लीजिए, हाइड्रोजन क्लोराइड, हो गया, क्लियर। अब इनका नाम क्या हो जाएगा, लेड और क्लोराइड प्लस नाइट्रिक अम्ल। हो गया, ये इस प्रकार से था, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। आप देख रहे हो, आपको फिर हम दिखा दें, आप फिर देख रहे हो कि क्रियाकलाप 1.10 सेम इसी के तरह हुआ है जैसे कि ये हुआ है, देख रहे हो आप, क्लियर हो गया। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है, बैलेंस है कि नहीं है। तो Pb इधर 1 है, इधर 1 है, नाइट्रेट 2 है और नाइट्रेट इधर 1 है, तो इसको 2 करना होगा ना, तो यहाँ पे 2 करेंगे, इसको 2 कर दिए, ठीक है। जब इसको 2 कर दिए, अब देखेंगे कि क्या होगा, जब ये 2 कर दिए तो हाइड्रोजन भी तो हो गया, नाइट्रेट भी हो गया, तो फिर हाइड्रोजन को भी 2 करेंगे ना, क्योंकि ये यहाँ अकेला है, तो यहाँ पे इसको 2 कर दिए, तो जब हाइड्रोजन तो हो गया तो क्लोरीन भी 2 हो गया, अब क्लोरीन यहाँ 2 था, अब हमको ये क्लियर हो गया, अब ये संतुलित हो गया। आइए अब इसको अपने तरीके वाले से देखते हैं कि इसको परमाणु दोनों तरफ के LHS और LHS के परमाणुओं की गिनती के हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है। इधर Pb NO3 HCl बराबर है कि नहीं देखेंगे, PbCl HNO3 बराबर है कि नहीं है। Pb की संख्या कितनी है, 1 है, NO3 की 2 है, हाइड्रोजन की 1, ठीक है, और क्लोरीन का 1। इसको बाद में 2 किया ना, तो बाद में करते हैं। इधर Pb की संख्या 1 है, क्लोरीन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 1 थी, और आपका नाइट्रेट का संख्या 1 था। अब देखो, जब ये अवस्थाएं थी, इधर नाइट्रेट 2 था, इधर नाइट्रेट 1 था,
तो हमको नाइट्रेट दो करना था ना, इधर एक है इधर दो है, तो हमको इधर भी दो करना होगा ना LHS वाले में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो लगा दिया, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन के लिए भी हो गया है और आपका नाइट्रेट के लिए भी हो गया है, दोनों के लिए हो गया है। तो यहाँ पे जब आगे 2 लगाए हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 × 2 = 2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे यहाँ 1 होता है तो 1 ये 2 से इंटू किया है तो 1 × 2 = 2 हो गया है, तो नाइट्रेट 2 हो गया है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन के लिए भी तो हुआ है ना, हाइड्रोजन के लिए भी तो 1 × 2 = 2 हो गया है। क्लियर, ये चीज़ें हो गई। अब इधर हाइड्रोजन को एक है, यहाँ पे दो करना है, क्लोरीन एक है, क्लोरीन को भी हमको दो करना है। तो हमने क्या किया कि ये एक एक है तो हमने सामने दो लगा दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों 1 × 2 हो जाएंगे तो 2 हो जाएगा, 1 × 2 हो जाएंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया है, सामने लगा दिया है, नीचे तो एक एक है ना, जब कुछ नहीं है तो एक मानते हैं, बताए थे आपको, जब कुछ नहीं है तो एक मानते हैं, कुछ नहीं तो एक माना, और दो करना था तो सामने दो लगा दिया। तो अब देख रहे हो हमने इस प्रकार से कर दिया। अब देखो संतुलित है कि नहीं है, देखेंगे। इधर लेड की संख्या 1 है, लेड की संख्या 1 है, ये बराबर। ठीक, नाइट्रेट की संख्या 2 है, नाइट्रेट की संख्या आप देख रहे हो कि यहाँ आपका 2 हो गया है, ये क्लियर। हाइड्रोजन की संख्या आप देख रहे हो कि यहाँ 2 है, आप यहाँ देख रहे हो हाइड्रोजन 2 है। ठीक, क्लोरीन की संख्या यहाँ देख रहे हो 2 है, क्लोरीन की संख्या आप यहाँ देख रहे हो कि 2 है। इस प्रकार से ये संतुलित हो गया है और ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी हो गया। क्लियर, फोटो खींच लीजिए, लिख लीजिए, फिर मिटाते हैं। चलिए मिटाते हैं और आपका मुख्यतः जो आपका आंसर था वो आपका आंसर इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आंसर आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि जो निम्न अभिक्रिया है उनमें ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 इसी का कह रहा है, पेज नंबर 15 का ही, कि निम्न अभिक्रिया में आपको बताना है कि किसके साथ अपचयन हुआ है और किसके साथ उपचयन हुआ है, ये आपको बताना है। जबकि आपको नीचे 2 अभिक्रियाएं दी हुई हैं, एक सोडियम और ऑक्सीजन का अभिक्रिया दिया है और दूसरा आपका कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की अभिक्रिया दी है। तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं। ठीक है, इसको मिटाया जाए, नीचे देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नहीं लिखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन बुक में है, डायरेक्ट जो दिया होगा। कह रहा है कि सोडियम प्लस, सोडियम की अभिक्रिया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ हो रही है। तो इनमें बताना है, ये बना है Na2O बना है, तो ये क्या है आपका सोडियम ऑक्साइड बना है। तो किसके साथ अपचयन हुआ है और किसके साथ उपचयन हुआ है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पहले संतुलित कर लेते हैं। इधर सोडियम की संख्या 1 है, इधर सोडियम की संख्या 2 है, तो सोडियम को 2 करने के लिए इसके सामने लगा देंगे तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे तो लगाएंगे नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका +1 होता है और इसका -2 होता है। तो -2 वाला इसके पास चला गया, 1 वाला इधर आ गया है, तो ये अपने रूप से हो गया है, तो नीचे लगाएंगे नहीं। अब 2 इसको करना है तो इसके सामने लगाएंगे ताकि इसके लिए भी हो जाएगा और फिर इसके लिए भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 लगाने से ऑक्सीजन भी 2 हो गया, सोडियम भी तो 2 हो गया। लेकिन जब देख रहा अब पहले से यहाँ 2 है, पहले से 2 है और सामने जब 2 फिर लगेगा तो ऊपर और नीचे वाला क्या कराता है, आपस में इंटू कराता है। ऊपर वाला और नीचे वाला आपस में क्या कराता है, इंटू कराता है। तो
2 इंटू टू इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो हमको यहाँ से 2 अब हटा करके हमको यहाँ 4 लिखना होगा। अब ये संतुलित है। क्लियर? हमने क्या किया, सोडियम 1 था, इधर सोडियम 2 था, 2 करने के लिए हमने इसके आगे 2 लगाया था, ठीक है, तो सोडियम 2 हो गया। फिर हमने देखा कि ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हमने सामने 2 लगा दिया। जब सामने 2 लगाया तो सोडियम के लिए भी हो गया और ऑक्सीजन के लिए भी हो गया। ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन जब सोडियम के आगे है, क्योंकि ये सबसे आगे है, तो सोडियम के लिए भी होगा, सोडियम के लिए भी होगा। ऑक्सीजन का तो 2 पूरा कर दिया, फिर सोडियम के लिए भी होगा। अब सोडियम का पहले से नीचे 2 पड़ा है और सामने फिर 2 आ जाएगा, तो ये क्या करेंगे, आपस में इंटू करा लेंगे, गुणा करा लेंगे, तो इस तरह से बढ़ जाएंगे। तो 2 इंटू टू इक्वल टू 4 हो जाएंगे। तो अब 2 हटा करके हमको यहाँ 4 करना है, तो हमने 4 कर दिया। इस प्रकार से ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। अब ये बताना है कि किसके साथ अपचयन हुआ है और किसके साथ उपचयन हुआ है। अब देखेंगे, आप देखोगे कि इस सोडियम के साथ ये सोडियम जो है यहाँ अकेला है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ है। तो आपको हमने बताया था अपचयन और उपचयन में कि जिसके भी साथ ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, वो उपचयन होगा। जिसके भी साथ ऑक्सीजन की वृद्धि होगी वो उपचयन होगा, और जिसके साथ ऑक्सीजन की हानि होगी वो अपचयन होगा। जिसके साथ ऑक्सीजन की वृद्धि होगी उपचयन होगा, और जिसके साथ ऑक्सीजन की कमी होगी वो अपचयन होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि किसके साथ हो रही है, सोडियम के साथ। क्यों? क्योंकि सोडियम यहाँ अकेला है और यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, यहाँ पे उपचयन हो रहा है ना, तो आप लिखोगे ये उपचयन हो रहा है, उपचयन, ठीक है। अब नीचे, अब फिर ऊपर वाला देख लेते हैं किसके साथ क्या हो रहा है। अब ऑक्सीजन बच रहा है, यहाँ ऑक्सीजन है। अब चूंकि ऑक्सीजन फिर यहाँ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन जो था वो तो सोडियम के साथ चला गया है। जो ऑक्सीजन था वो सोडियम के साथ चला गया है, तो यहाँ कुछ नहीं बचा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की हानि हो रही है, क्योंकि जब ऑक्सीजन यहाँ है ही नहीं तो ऑक्सीजन की हानि ही तो हो रही है। यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं तो ऑक्सीजन की हानि ही तो हुई है, जब नहीं है तो हानि हुई है। तो ये क्या है, ये अपचयन है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की हानि हुई है। तो इसको क्या लिखेंगे, ये अपचयन हुआ है, ये अपचयन हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की हानि हो गई है, यहाँ ऑक्सीजन कुछ नहीं, जबकि यहाँ पे सोडियम अकेले था और यहाँ पे सोडियम के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, तो ये उपचयन हो गया। अब इसका आंसर कैसे हो जाएगा, आंसर होगा कि Na क्या करता है, या आप लिख सकते हो कि पहला Na के साथ उपचयन होती है, ठीक है, और दूसरा ऑक्सीजन के साथ अपचयन होती है। यही हमको बताना था कि किसके साथ अपचयन हो रहा है और किसके साथ उपचयन हो रहा है। हमने बता दिया कि सोडियम के साथ क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, और ऑक्सीजन के साथ अपचयन हो रहा है। ये अभिक्रिया आपको दिखा करके, ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। फिर इसी में दूसरा आपसे क्वेश्चन कहा है, उसको हम इसके ऊपर कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा करके इसके ऊपर कर रहे हैं।
देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपको जो दिया है, ठीक है, इसी का, तो उसमें कहा है कि कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कॉपर प्लस जल बनाता है। ये अभिक्रिया हुई है तो हमको ये बताना है कि किसके साथ अपचयन हुआ है, किसके साथ उपचयन हुआ है, जबकि ये संतुलित है। आप देख रहे हो कि कॉपर की संख्या 1 है, कॉपर की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। तो इस प्रकार से ये संतुलित है। तो अब देखना है किसके साथ अपचयन हुआ है और किसके साथ उपचयन हुआ है। अब कॉपर के साथ यहाँ देखेंगे कि क्या हुआ है। आप देख रहे हो कि कॉपर के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन है जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो हमने आपसे कहा था कि जब ऑक्सीजन की हानि होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की हानि होगी तो क्या होगा, अपचयन होगा। ऑक्सीजन की हानि होगी तो क्या होगा, अपचयन होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की हानि हुई है ना कॉपर के साथ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन की क्या हुई है, हानि हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन इसके साथ है, यहाँ ऑक्सीजन इसके साथ नहीं है। यहाँ इसके साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ नहीं है। तो ऑक्सीजन की हानि ही तो हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। क्योंकि आपको बताया है कि जब ऑक्सीजन की हानि होती है तो उसको अपचयन कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। अपचयन। अब ऊपर वाले को देखेंगे कि इनके साथ क्या हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो हाइड्रोजन अकेला है, जबकि यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी है। यहाँ हाइड्रोजन अकेला है और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, मतलब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, जब वृद्धि हुई है तो क्या हो जाएगा, उपचयन। वृद्धि होगी तो क्या होगा, उपचयन। आपको बार बार कह रहे हैं, जहाँ वृद्धि होगा वहाँ उपचयन, जहाँ हानि होगा वहाँ अपचयन। किसकी, ऑक्सीजन की। तो यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो क्या हो जाएगा, ये आपका उपचयन हो जाएगा, उपचयन। हो गया। अब हमको ये बताना है कि किसके साथ क्या हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। पहला, कॉपर ऑक्साइड के साथ अपचयन हुआ है। अपचयन हुआ है। दूसरा, हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। उपचयन हुआ है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका दूसरा का, पहला आपका आंसर इस प्रकार से होगा कि सोडियम के साथ उपचयन होती है, ठीक है, और आपका जो ऑक्सीजन है उसके साथ अपचयन होता है, जबकि इसमें कॉपर ऑक्साइड के साथ अपचयन हो रहा है, ठीक है, और यह हाइड्रोजन के साथ उपचयन हो रहा है। आप देख रहे हो, एकदम स्पष्ट आपको बता दिए हैं किस प्रकार से। क्लियर, कोई डाउट नहीं, एकदम क्लियर। चलिए, अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपका, जहाँ पे सब क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ से अभ्यास का, ये तो क्रियाकलाप का जो पेज नंबर 22 था वो क्वेश्चन अभी तक हम लोग देखे हैं, ठीक है। और जो अब अभ्यास का है, मुख्यतः अभ्यास का जो है, पहले हम लोग इसके क्रियाकलाप वाला सब देखे हैं। अब जो अभ्यास का है उसमें से क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, और पहले जो है उसको संतुलित करने वाला है। तो आप संतुलित कीजिएगा, वो संतुलित हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि उसमें कहा है कि आपको संतुलित भी करना है और उसको ये भी बताना है कि वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, रिडॉक्स है, वो कौन सी अभिक्रिया है, ये आपको बताना है कि उसमें
आपको ये बताना है कि वो कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, उसको देखेंगे, इसको मिटाते हैं और उसको देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी अभिक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन कर रहा है पोटेशियम ब्रोमाइड जब बेरियम आयोडाइड से अभिक्रिया करता है। कौन? पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम के साथ, बेरियम आयोडाइड के साथ, बेरियम आयोडाइड। आप कॉपी पेन लेके रखिए, जो लिख रहे हैं वो साथ साथ लिख लीजिए ताकि जब हम समझाएं तो आप उसको समझें। ठीक है, चलिए ये अभिक्रिया हुई है तो हमको दिया है पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। क्लियर? ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको हमको रासायनिक सूत्र के माध्यम से बताना है कि किसके साथ कौन सी अभिक्रिया हुई है। अब रासायनिक सूत्र लिखते हैं हम लोग। पोटेशियम का के होता है, इसके साथ प्लस का क्या होता है, इसके साथ प्लस का आपका एक चार्ज होता है। ठीक है, इसके साथ प्लस का एक चार्ज होगा। ब्रोमाइड Br के साथ -1 का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे, आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा, KBr इतना बचा। प्लस बेरियम का Ba होता है और आयोडाइड का I होता है। बेरियम का +2 का चार्ज होता है, आयोडाइड का -1 चार्ज। तो ये आदान प्रदान करेंगे तो हमको क्या देंगे, BaI2, क्योंकि ये दो आयोडीन के पास, एक बेरियम के पास। इस प्रकार से ये रासायनिक सूत्र हो गया। अब इनकी अभिक्रिया हुई है तो क्या बना, पोटेशियम आयोडाइड क्या हो जाएगा, K का क्या होता है +1 का चार्ज और आयोडाइड का -1 का चार्ज। आप देख रहे हो कि यहाँ -1 चार्ज है, वहाँ प्लस का है, तो ये दोनों जब कट जाएंगे तो क्या बचेगा, केवल यहाँ पे केवल क्या बचेगा, KI पोटेशियम आयोडाइड। प्लस में आप देखेंगे कि फिर से यहाँ पे क्या है, बेरियम है, तो बेरियम का क्या होता है, Ba होता है, +2 का चार्ज होता है। और ब्रोमाइड का क्या होता है, ब्रोमाइड का Br होता है और -1 चार्ज होता है। आदान प्रदान होगा तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे Br2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये अभिक्रियाएं होंगी। अब हमको इसको संतुलित करना है, संतुलित भी करना है। तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, पोटेशियम की संख्या 1 है, यहाँ 1 है, चलिए ये बात तो ठीक है। ब्रोमीन की संख्या या ब्रोमाइड की संख्या 1 है, जबकि यहाँ 2 है, तो इसको 2 करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसके आगे लगाना होगा 2, नीचे नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब ये नियम का पालन करते हुए ये बना है, तो नीचे नहीं लगाएंगे, तो इसीलिए इसके सामने जब 2 लगाएंगे। जब सामने 2 लगेगा तो ये पोटेशियम के लिए भी होगा और ब्रोमाइड के लिए भी होगा। तो यहाँ पोटेशियम 2 हो गया, तो पोटेशियम को यहाँ भी 2 करेंगे। ठीक है,
पोटेशियम जब यहाँ 2 हो गया है तो यहाँ भी तो 2 करेंगे तब न संतुलित होगा, क्योंकि जब ब्रोमाइड को 2 किए हैं तो नीचे तो इसके लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इस नियम को उसने फॉलो किया है, इसके हिसाब से नीचे नहीं लगा सकते तो सामने लगाएंगे। तो हमने सामने लगाया तो ब्रोमाइड तो हुआ ही, साथ ही पोटेशियम को भी 2 कर दिया, तो अब पोटेशियम को यहाँ 2 भी करेंगे, नहीं तो असंतुलित हो जाएगा। तो यहाँ भी हम नीचे नहीं लगा सकते, क्योंकि इसने अपने नियम को पालन किए करते हुए ये बनाया है पोटेशियम आयोडाइड। तो नीचे न लगा के इसके सामने लगाएंगे। जब सामने लगेगा तो साथ में क्या हो जाएगा, पोटेशियम खुद के लिए तो होगा ही, और साथ में आपका आयोडीन के लिए भी हो जाएगा या आयोडाइड के लिए भी हो जाएगा। तो आयोडाइड 2 हो जाएगा, जबकि आप देख रहे हो यहाँ पे आयोडाइड 2 है ही। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पे बेरियम की संख्या कितनी है, 1 है। बेरियम की संख्या कितनी है, 1 है। अब आप देखो संतुलित है कि नहीं। अब देखेंगे संतुलित है कि नहीं है। पोटेशियम की संख्या 2, पोटेशियम की संख्या 2, ब्रोमीन की संख्या 2, ब्रोमीन की संख्या 2, बेरियम की संख्या 1, बेरियम की संख्या 1, आयोडीन की संख्या 2, आयोडीन की संख्या 2। क्लियर, इस प्रकार से ये संतुलित हो गया। अब इसको बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया हुई है, इसको बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया हुई है। तो ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ। कौन सी अभिक्रिया हुई है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई है, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 हैं, इन दोनों का विस्थापन हुआ है, इन दोनों का विस्थापन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2 अभिकारक है ना, पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड, तो इनके दोनों के आयनों का आदान प्रदान हुआ है, इन दोनों में विस्थापन हुआ है, दोनों में विस्थापन हुआ है। तो द्विविस्थापन अगर किसी एक में होता तो वो विस्थापन होता, और यहाँ पे दोनों में हुआ है तो वो द्विविस्थापन होगा। तो ये आपका कौन सा अभिक्रिया होगा, ये आपका अभिक्रिया होगा द्विविस्थापन का, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आपका आंसर ये हो जाएगा इस प्रकार से, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर, दूसरा देखेंगे। ठीक, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जब जिंक कार्बोनेट को हम लोग किसी चीज में जिंक कार्बोनेट की अभिक्रिया कराते हैं, या आपको कि इसको गर्म करते हैं, तो क्या अभिक्रिया होंगी। ठीक है, तो जिंक कार्बोनेट, ठीक है, हिंदी में आपकी बुक में दिया है, तो पहले हिंदी लिख देते हैं ताकि समझ में आएगा। जिंक कार्बोनेट होकर के ये क्या बना है, जिंक ऑक्साइड के साथ साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना है। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको बुक में दिया है इतना। अब इसका हमको रासायनिक सूत्र लिख करके संतुलित करके बताना है कि कौन सी अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक सूत्र लिखते हैं। जिंक का क्या होता है, Zn होता है। कार्बोनेट का क्या होता है, CO3 होता है। अब इनकी संयोजकता की बात हो जाती है। आपका जिंक का +2, कार्बोनेट का -2, ये आपस में कट जाएंगे तो केवल जिंक कार्बोनेट बचेगा। ठीक है, जिंक ऑक्साइड ZnO, इसमें क्या होता है, +2 होता है, ये -2 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो ये भी कट जाएंगे, केवल ZnO बचेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा, CO2। आप इसका सूत्र जानते ही हो कि इसका CO2 होगा। अब देखो बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस है
कि नहीं है, हम देखेंगे कि बैलेंस है कि नहीं है। आप देखोगे तो देखो कि जिंक की संख्या 1 है, यहाँ जिंक की संख्या 1 है मतलब बराबर है। कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या 1 है, ये बराबर है। ऑक्सीजन की संख्या 3 है, तो यहाँ कितना है, 1 और 2 1 3, तो ऑक्सीजन भी 3 है, तो इस प्रकार से ये संतुलित है। जिंक भी 1 है दोनों तरफ, कार्बन भी दोनों तरफ 1 है, ऑक्सीजन भी दोनों तरफ 3 है, तो संतुलित है। अब ये अभिक्रिया कौन सी हुई है, तो ये अभिक्रिया हुई है, वियोजन अभिक्रिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि वियोजन क्या करता है, एकल उत्पाद, एकल अभिकारक दो उत्पादों में टूटते हैं, एकल अभिकारक दो उत्पादों में टूटते हैं। आप देख रहे हो कि ये अकेला अभिकारक है और ये दो हिस्सों में टूटा है, तो ये आपका वियोजन अभिक्रिया होगा। कौन सा होगा, वियोजन अभिक्रिया। क्या लिखेंगे, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो आप आंसर में केवल ये हिस्सा लिखोगे, ये हिस्सा नहीं लिखोगे, ठीक है। ये इतना और साथ में ये, इस प्रकार से आपका दूसरा आंसर ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया और ये नीचे वाला आंसर हो जाएगा कि जिंक कार्बोनेट की जब हम अभिक्रिया कराएं या गर्म किए तो हमको क्या दिया, जिंक ऑक्साइड दिया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड दिया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से वियोजन अभिक्रिया, क्यों, क्योंकि एकल अभिकारक दो हिस्सों में टूट रहा है, तो हमको वो अभिक्रियाएं दे रहा है। कौन सा, वियोजन अभिक्रिया। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन अब देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन ऊपर वाले को मिटाते हैं, फिर देखेंगे कि तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस क्लोरीन अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, तो अभिक्रिया ये किस प्रकार की है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इनका रासायनिक सूत्र लिखेंगे, तब ना मालूम चलेगा कि ये संतुलित है कि नहीं है। उसके बाद से देखेंगे कि ये कौन सी अभिक्रिया है, ऐसे हमको कुछ नहीं मालूम चला है कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका रासायनिक सूत्र लिखेंगे। हाइड्रोजन का H2 होता सिंबल H ही है, लेकिन H2 के फॉर्म में रहता, अवस्था में H2 के ही रहता है। क्लोरीन का Cl होता है, लेकिन ये अवस्था किस रूप में, Cl2 के अवस्था में होता है, ठीक है। अभी अभिक्रिया किया है तो HCl बनाया है, तो अब देखो ये क्या, ये संतुलित है, संतुलित नहीं है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, जबकि हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन भी 1 है। तो इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे, इनके सामने लगाएंगे, नीचे नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये अपनी नियम को पालन करते हुए ये इस अवस्था में HCl की अवस्था में बनाए। कैसे, क्योंकि यहाँ पे +1 होता है, यहाँ पे -1 होता है, तो ये दोनों जब कट गया प्लस माइनस, तो यहाँ पे आपका HCl का निर्माण हुआ है। इसीलिए जब 2 करना होगा तो इनके सामने लगाएंगे, इस प्रकार ये संतुलित हो गए। तो अब बताना है कि ये अभिक्रिया कौन सी हुई है, तो ये अभिक्रिया आपकी कौन सी हुई है, ये अभिक्रिया संयोजन की हुई है। ये अभिक्रिया कौन सी हुई है, संयोजन अभिक्रिया हुई है। लिखेंगे संयोजन अभिक्रिया। किस प्रकार से संयोजन हुई है, संयोजन अभिक्रिया आप पढ़े होंगे
तो आपको याद होगा कि उसमें कहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर के या क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके यहाँ पे एकल का निर्माण किए हैं, अकेले का निर्माण किए हैं, इसलिए संयोजन अभिक्रिया है। दो अभिकारक मिलकर के एकल का निर्माण किए हैं तो संयोजन, और एक अभिकारक अभिक्रिया करके दो उत्पाद का निर्माण करता है तो वो वियोजन हो जाता है। संयोजन और वियोजन एक दूसरे के उल्टे हैं। समझ में आया? क्लियर? कि क्या कह रहा है कि यहाँ पे दो अभिकारक जब संयोग किए तो एक का निर्माण हुआ है, तो ये इस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। क्लियर? संयोजन अभिक्रिया का आप डिफिनीशन आपको लिखा है, बताए भी हैं। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिलेगा, लिंक से ही आप देखेंगे, या फिर आप चैनल में जाइए, चैनल को ओपन कीजिए और चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और जो आपका साइंस है उसको ओपन करके देखिएगा। जो आपका वीडियो दूसरा वीडियो होगा उसमें आपको मिल जाएगा वियोजन अभिक्रिया, और पहले वीडियो में आपको संयोजन अभिक्रिया मिल जाएगा। जो फर्स्ट भाग है उसमें संयोजन, सेकंड भाग में वियोजन। आप वहाँ से देख सकते हैं संयोजन वियोजन बताया गया है तो क्या होता है, यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ तक तो हो गया, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में आपसे कहा है कि मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड मिल करके जब मिलेंगे तो वो क्या क्या बनाएंगे, कौन कौन मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड। देखते हैं हिंदी। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड की जब अभिक्रिया हुई है तो ये क्या दिए हैं, ये हमको दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन दिया है, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ये इतना आपको बुक में दिया है और आगे हमको इसका आंसर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इनके प्रतीक लिखेंगे ना, या रासायनिक सूत्र बनाएंगे। तो मैग्नीशियम क्या होता है, Mg होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl होता है, यहाँ पे भी देखो। और मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए क्या हो जाएगा, अब ये क्या करेगा, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये माइनस वाला ना ये इसके पास जाएगा, प्लस वाला थोड़ी जाएगा, माइनस वाला जाएगा, ठीक है। तो माइनस इसके पास गया है, तो ये देखो मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ बना है, ठीक है। या आप जो लिखा है उसको भी आप लिख सकते हैं। आपको हम तरीका बता दिए हैं कि आप उसका प्रतीक लिखोगे और संयोजकताओं का आदान प्रदान करोगे तो वो हो जाएगा। उसी हिसाब से करते हैं। मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg होता है, और क्लोरीन का क्या होता है, Cl होता है। मैग्नीशियम का +2 होता है, क्लोरीन का -1। आदान प्रदान करेंगे तो क्या बनाएंगे, हमको बना करके देंगे MgCl2 बना के देंगे। इस अवस्था में हमको देंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हो गया। और प्लस में आपका हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन H2 के अवस्था में होता है। अब देखेंगे कि क्या ये संतुलित है कि नहीं है, संतुलित है कि नहीं है। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन इधर 1 है, सॉरी हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन को 2 करना होगा ना, तो इसके सामने 2 लगाएंगे। जब हाइड्रोजन के सामने 2 लगाए हैं तो हाइड्रोजन खुद के लिए भी तो हुआ है, साथ में क्लोरीन के लिए भी हो गया है।
और इधर क्लोरीन भी आपका 2 है। आप देख रहे हो, अब देखो इधर क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया है, क्लोरीन 2 हो गया है, क्योंकि ये आगे जब लगता है तो खुद के लिए भी होता है और पीछे वाले के लिए भी होता है, लेकिन जब पीछे होता है तो वो खुद अपने लिए ही होता है, आगे वाले के लिए नहीं होता है, इसीलिए सामने लगा है तो दोनों के लिए हो गया है। इस प्रकार से ये क्या हो गया, आपका संतुलित हो गया। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, ये हो गया, इनका बराबर हो गया, ये संतुलित हो गया। अब हमको बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। जब भी इनकी अभिक्रिया हुई है तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, लिखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्यों विस्थापन है? क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो हाइड्रोजन क्लोराइड के एक आयन को विस्थापित कर दिया है। केवल क्या किया, यहाँ से किसको, क्लोरीन को हटा करके, हाइड्रोजन को हटा करके खुद यहाँ पे मैग्नीशियम चला आया है, इसीलिए विस्थापन अभिक्रिया है। और कितने के साथ हुआ? केवल एक बंदे के साथ हुआ है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ ही हुआ है कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन को हटा करके और खुद आ गया है। मैग्नीशियम हाइड्रोजन को हटा करके खुद आ गया है, तो केवल एक के साथ ये घटना हुई है, तो केवल ये विस्थापन होगा। अगर यही क्रिया 2 के साथ हुई यहाँ पे घटना हुई होती तो वो द्विविस्थापन होता। अगर वही यही क्रिया यहाँ पे 2 यौगिकों के बीच हुई होती, 2 अभिकारकों के बीच हुई होती तो द्विविस्थापन होता। यहाँ पे केवल हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ ये घटना घटी है, तो केवल यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होगा। ओके, क्लियर? यहाँ पे मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन को हटा करके हाइड्रोजन के स्थान पे गया है और इसने केवल एक यौगिक के साथ ऐसा किया है, इसीलिए विस्थापन अभिक्रिया है। अगर 2 के साथ घटना घटी होती तो द्विविस्थापन होता। ये भी चीज क्लियर? आपका इसका भी आंसर मिल गया कि ये कौन सा है, और आपका आंसर केवल क्या होगा, आपका केवल आंसर ये हो जाएगा, इतना। आप इतना लिख दोगे तो ये क्लियर हो गया। ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका आंसर है। चलिए, इस प्रकार से ये भी हो गया जो क्वेश्चन नंबर 8 था। अब इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे उसी बुक का, कि उसमें कहा है कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं, इसको आप लिखेंगे, फिर हम मिटा करके उसको लिख करके आपको समझाएंगे। आप लिखें, चलिए अब देखते हैं कि हम किसी लोहे की वस्तु को पेंट क्यों करते हैं। लोहे की वस्तु पे पेंट क्यों करते हैं? क्योंकि उसको हमको संक्षारण से बचाना होता है, और वो संक्षारण क्या करता है कि पेंट क्या करता है, लोहे की वस्तु को सीधे क्या करता है, सीधे किसी हवा की सतह से या आपका क्या करता है कि वस्तु और हवा के बीच का एक परत बन जाता है। किस प्रकार से आप देखेंगे कह रहा है कि लोहे की वस्तुओं को हम संक्षारण से बचाने के लिए पेंट करते हैं। संक्षारण से बचाने के लिए पेंट करते हैं। पेंट वस्तु की सतह तथा हवा या नमी, क्या करता है, पेंट वस्तु की सतह तथा हवा या नमी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को समाप्त कर देता है। मतलब सीधे जो संपर्क होता है किसके बीच से, वस्तु की सतह तथा हवा के बीच का जो संपर्क होता है उसको ये क्या करता है, सीधे तौर पे समाप्त कर देता है। कौन? पेंट। जिससे कि वो क्या करता है, संक्षारण नहीं हो सकता, उसकी हानि नहीं हो सकता है। कैसे आप देखोगे, हमने माना कि यहाँ पे कोई वस्तु हमने रखी है और ये ऊपर वाला आपका क्या है, ये ऊपर वाला आपका हवा है, ये हवा है, वायुमंडलीय हवा है, और हमने क्या किया, इसके ऊपर पेंट कर दिया, इसके ऊपर हमने ये पेंट मार दिया। ठीक है, जब पेंट हमने कर दिया
तो आप देख रहे हो कि ये जो वस्तु है और ये आपका क्या है, ये आपका वस्तु और ये हवा है, इसके बीच का जो सीधे का संपर्क था वो ये बीच वाला कौन सा, बीच वाला आपका कौन तोड़ दिया है, बीच से आपका ये जो पेंट है ये इसका क्या किया, सीधे संपर्क को तोड़ दे रहा है। अगर ये नहीं होता तो आप देख रहे हो ये सीधे संपर्क हवा और वस्तु के बीच होता है, जिससे कि संक्षारण बढ़ जाता। जबकि हमने जब इस पे पेंट कर दिया, जब हमने पेंट कर दिया तो आपका सीधे संपर्क समाप्त हो जा रहा है, सीधे संपर्क खत्म हो जा रहा है। इससे हमारा वस्तु बचा रहेगा, उसका संक्षारण नहीं होगा। आप देख रहे हो इस फिगर के माध्यम से, ये आपका वस्तु, हवा और ये पेंट। क्लियर? इसको एक अवस्था यहाँ पे बनाते हैं। वस्तु और ये हवा। अब देख रहे हो कि ये फर्स्ट फिगर में पहले में और दूसरे में क्या अंतर है। पहले में हवा और वस्तु के बीच सीधे संपर्क था, जब संपर्क होगा तो क्या होगा, वायुमंडलीय ऑक्सीजन लोहे के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, फेरस ऑक्साइड बनाएगा, जिससे कि उस पर जंग लगेगा और धीरे धीरे उसका गुणधर्म एक्सचेंज हो जाएगा। क्योंकि लोहे के गुण में और उसके जंग के गुण में सीधे बहुत ही अंतर होता है, कोई मिलाप नहीं होता है और वो किसी योग्य नहीं होता है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, संक्षारित हो जाएगा। तो इस अवस्था में अगर इसी कंडीशन में जब हम लोहे के ऊपर पेंट लगा देते हैं तो इनके बीच का सीधे का संपर्क हम इस पेंट के द्वारा तोड़ देते हैं, जिससे कि संक्षारण नहीं होता है और ऑक्सीजन और लोहे के बीच का अभिक्रिया जो होना होता है वो नहीं होता है और हमारा जो लोहे की वस्तु है वो लंबे समय तक टिके रहती है और बची रहती है। इसीलिए हम लोहे की वस्तु पे पेंट करते हैं। ये फिगर के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्यों करते हैं। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। जो अगला वीडियो होगा उसमें आपका एक और वीडियो बनने वाला है। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से हम देखेंगे कि कौन सा चालू करना है, फिजिक्स को या बायोलॉजी को लेकर चलना है। तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। नीचे जो आपके वीडियो के नीचे आप जाओगे तो कमेंट सेशन है, वहाँ बताओगे कि हमको कौन सा सब्जेक्ट लेके आना चाहिए, फिजिक्स का या बायोलॉजी का। ये चैप्टर में एक वीडियो और बनेगा, इसके बाद से हम फिजिक्स या बायोलॉजी को देखेंगे। अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ में दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी ये चीज़ें समझ में अच्छे से आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।